जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर और ओवरऑल 13 चैप्टर जो है वो रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप हमने पहले चैप्टर में 11 में पार्टनरशिप को जनरली स्टडी किया। फिर हमने पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप चैप्टर लास्ट चैप्टर में स्टडी किया। अब ये है कि एक पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप जो है वो कैसा होगा। इस चैप्टर में हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे और वो पहला टॉपिक अथॉरिटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड द फर्म। नंबर 2 होल्डिंग आउट है। नंबर 3 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है। नंबर 4 माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा आई कैप के पास पेपर का होगा। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें एजेंसी को पढ़ा। तो एजेंसी में आपने देखा कि प्रिंसिपल था और फिर एक एजेंट था जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करता था। वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा था वो रिलेशनशिप हमने देखा। इधर भी उसी तरह का रिलेशनशिप होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि एजेंसी में जो एजेंट है वो इम्प्लाई है, वो वर्कर है, वो मुलाजम है, वो नौकर है अपने प्रिंसिपल का। मालिक प्रिंसिपल है, ये उसका एजेंट मुलाजम और उसके बिहाफ ये काम करते हैं। जबकि पार्टनरशिप जो है वो उसमें हमने देखा कि पहले चैप्टर में भी हमने ए बी सी डी 4 पार्टनर ये हमने बनाए, पार्टनरशिप बनाई। और इसमें हमने देखा कि ये पार्टनरशिप जो है इसमें एक जो बंदा है, हर बंदा बल्कि जैसे सी या बी कोई भी ये ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप जब काम करेगा तो ये एजेंट होगा इनका। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ए बी सी डी फर्म के बिहाफ काम करेगा तो ये बी जो होगा वो एजेंट होगा। अब ये जब किसी और से डीलिंग करता है तो ये होगी थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी। जी, थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी से डीलिंग करेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि ये होल सेल राइस ट्रेडिंग है, ठीक है। होल सेल राइस का इनका बिजनेस है, ट्रेड का, ठीक है। तो ये जो बी है ये ज़्यादा जानता है इसको, राइस को। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ फर्म जो है वो बाय करता है या सेल करता है, ठीक है। सेल भी तो कर सकता है ना। अब अगर ये फर्ज करें बाय करता है तो फार्मर जो है ये थर्ड पार्टी है, और अगर सेल करेगा तो उसे कंज्यूमर को या शेलर को सेल करेगा तो ये फिर थर्ड पार्टी होगी। एजेंसी का रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप में फ़र्क ये है कि इधर जो एजेंट है, जो बी है, वो ना सिर्फ एजेंट है, वो डबल एंटिटी है, वो पार्टनर भी है। ये यहाँ पे मालिक भी है इस फर्म का और ऐसे काम करेगा जैसे मालिक करते हैं। और इस सिचुएशन में जब थर्ड पार्टी में के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्शन है तो वो यहाँ पे एजेंट भी है, एक नौकर के तौर पे भी काम कर रहा है, एक मुलाजिम के तौर पे भी काम कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जबकि एजेंसी में जो एजेंट था वो सिर्फ एजेंट था, वो प्रिंसिपल नहीं था, वो सिर्फ जो है वो मुलाजम था। जी, सो अथॉरिटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड द फर्म, ये जनरल चीज़ें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अथॉरिटी ऑफ द ए पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो एजेंट है एक पार्टनर, हर पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं है, ठीक है। उस बिजनेस के लिए वो एजेंट है। जी, अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर में एक जो है वो एक्चुअल अथॉरिटी, एक्चुअल मीन एक्सप्रेस अथॉरिटी है। ये एक्सप्रेस अथॉरिटी वो जो कि रिटर्न में है, ओरल में है, वर्बल में है।
जी, तो एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी रिटर्न वर्बल में नहीं है, लेकिन एक्शन से ऐसे पता चलता है। जैसे एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप में बैठा हुआ है, एक ऑफिस में बैठा हुआ है, तो वो एज ए पार्टनर पता चलता है। या वो पार्टनरशिप के बिहाफ जब किसी शेलर से, किसी कंज्यूमर से, किसी फार्मर से राइस की सेलिंग बाइंग करता है, तो उनको पता है कि ये पार्टनर है। ठीक है, तो वो एज ए वो इम्प्लाइड उसकी अथॉरिटी होगी, जो उसकी एक्शन से पता चल रही होगी। जी, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर में बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप में लिखी हुई होगी उसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी बोलेंगे। implied authority, the act of partner done by him as an agent of the firm in the course of business। तो ऐसी जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो, जी, in the course of business, the act of partner done by him as an agent of the firm in the course of business। अब वो किसी से हर साल जो है वो किसी फार्मर से राइस बाय करता है, तो उस फार्मर को पता है, या शेलर को सेल करता है तो शेलर वाले को भी पता है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है ये इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसको लोगों को पता है कि ये इस पार्टनरशिप से बिलोंग करता है। ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ द फर्म, अब फर्म के नेम के ऊपर, और एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, या ये है कि किसी तरह से मसलन वो पार्टनरशिप के अंदर बैठे हुए उस बिल्डिंग में, पार्टनरशिप जो ऑफिस उसमें बैठे हुए अगर वो काम करेगा तो लोगों को पता है कि ये पार्टनर है। तो कोई ऐसा काम करेगा कि बेशक उसमें लॉस हो जो भी हो, तो वो सारी पार्टनरशिप जो है उसको बाउंड करेगा, तो फर्म को बाइंड करेगा। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लोगों को पता है, सामने बैठा हुआ ये। जी, और बेशक दूसरे पार्टनर भी साथ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को पता होगा, पार्टनर्स को भी और थर्ड पार्टी को भी, कि ये उनका एजेंट है। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, उसमें लिखने पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। एन अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ऐसी अथॉरिटी जो है जो कि दूसरे पार्टनर्स को बाउंड कर देगी, ठीक है, बेशक लिखी हुई नहीं भी है, वो हर साल बाय करता है, इस दफा भी उसने बाय कर दिया, बाय किए हैं, तो अब वो अपने बाकी पार्टनर को बाउंड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। जी, एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी मे बाइंड द फर्म बाय द फॉलोइंग एक्ट्स। अब वो पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए फर्म को किस तरह से बाइंड कर सकता है बाय द फॉलोइंग एक्ट्स। जैसे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, राइस को उसने बाय किया या सेल किया, या राइस के लिए उसने मेडिसिन बाय की, या अपनी फर्म के लिए फर्नीचर बाय किया, या उसने कोई जो है वो कंटेनर वगैरह जो है वो बाय किए, ठीक है, होल्ड करने के लिए उसको, इन्वेंट्री को, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट ऑफ देम। सो उसने बाकायदा बाइंग सेलिंग की और उसकी रिसीट्स जो है वो दी, तो ये उसने इम्प्लाइड अथॉरिटी अपनी यूज की। रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ डेट, अगर कोई लोन दिया हुआ था फर्म ने, तो वो पेमेंट उसने रिसीव की, तो ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट ऑफ द डिस्चार्ज फॉर देम। कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, लोन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, या पेइंग डेट, या डेट पे करना फर्म के बिहाफ, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी। सेटलिंग अकाउंट्स विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म, अकाउंट सेटल करना, किसी की पेमेंट देनी थी, शेलर की पेमेंट ड्यू हो गई थी, सॉरी फार्मर की जिससे लिया पेमेंट ड्यू हो गई थी, तो वो पेमेंट की उसने, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ड्राइंग चेक्स, तो इम्प्लाई, अच्छा फिर इसी तरह से इम्प्लाइंग सर्वेंट्स, सर्वेंट्स को इम्प्लाई करना। अब एजेंसी में एजेंट ये काम नहीं कर सकता था कि वो इम्प्लाई कर ले अपने प्रिंसिपल के बिहाफ,
लेकिन ये कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ एजेंट नहीं है, ये पार्टनर भी है। ठीक है जी। ड्राइंग चेक्स, चेक ड्रॉ करना, ड्राइंग चेक्स, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, या अप्रूव करना। एंडोर्सिंग मीन अप्रूव करना, अप्रूव एक्सेप्ट एक ही बात होती है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट फॉर द फर्म। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट जो है वो इंशाल्लाह हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको हम इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको प्लेज करवाना, उसको रखवा के रहन रखवाना। प्लेज करना मीन रहन रखवाना, उसको रखवा के उसके बिहाफ लोन लेना। सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंसिंग सूट, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म किसी के ऊपर सूट करना, केस करना, या किसी ने केस किया हुआ फर्म के ऊपर तो उसको डिफेंड करना। चलें जी, ये तो सिंपल सी चीजें थी। अब बुक हमें ये बता रही है कि कौन कौन सी अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है पार्टनर की, कौन कौन से काम वो नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होता है, तो इनको अपने जरा क्रैम कर लेते हैं जी। Following acts are not included in the implied authority of partner unless there is any usage or custom of trade। तो ये शामिल नहीं है। नंबर 1 क्या है? arbitration, submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration। arbitration क्या होता है? सॉलिसी, सॉलिसी, कोई डिस्प्यूट हो जाता है फर्म का किसी के साथ, शेलर के साथ हो गया, तो उसके लिए कोई आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट करवाना और अपना केस जो है कि जी ये सेटल करेगा। वो कोर्ट भी हो सकती है, वो बंदा भी हो सकता है कोई। तो सालसी का काम जो है ना ये अकेला नहीं कर सकता, ये सारों की मर्जी से होगा। बैंक अकाउंट तो एक हो गया। नंबर 2 बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अब फर्म के बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने नाम से अकाउंट नहीं खुलवा सकता अकेला जब तक सारों की मर्जी ना हो। अकाउंट तो किसी के नाम से ही होगा, लेकिन सारों की मर्जी से होगा, अकेला नहीं खुलवा सकता जी। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। अब ये कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकता। एक केस चल रहा था तो उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज कर ले। केस था, फर्ज करें कि 10 लाख के हर्जाने का केस था किसी के ऊपर, फर्म ने किया हुआ। अब वो पता चलता है कि जी ये 10 लाख बना नहीं है, चले 1 लाख ही कर लेते हैं, 1 लाख का। तो पता चला है कि कोर्ट का सिस्टम हमारा ऐसा है कि इसके लिए जो है वो 10 साल लग जाएंगे, आना जाना मुसीबतें बड़ी हैं। तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है शेलर के साथ कि यार 1 लाख नहीं, चलो मुझे ऐसा करें कि 70,000 दे दें तो मैं केस विड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो ये 70,000 वाला, ये उसने अपना जो क्लेम जो है वो रिलिंक्विश करना, कंप्रोमाइज करना, रिलिंक्विश करना, छोड़ना, ठीक है, वो नहीं कर सकता जब तक सारे पार्टनर की मर्जी ना हो। विड्रॉल ऑफ द सूट, कोई केस फर्म ने किया हुआ है, ठीक है, विड्रॉ ए सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई फर्म ने केस किया हुआ है तो वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता अकेला। यहाँ पे एज एन एजेंट जो है वो ये अकेला काम नहीं कर सकता, सबकी मर्जी से ये काम मुमकिन होगा। लाइबिलिटी एक्सेप्टिंग, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन ए सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। अगर कोई केस फर्म के खिलाफ चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग फर्म के अगेंस्ट चल रही है तो वो कोई लाइबिलिटी अकेला ही इसी तरह की जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जी कोई कह दे चले ठीक है यार बस आप इतने पैसे जो है वो मुझे दे दे तो मैं सूट जो है वो
सेलर वाला कहता है या फार्मर कहता है कि आप इतने पैसे मुझे दे दे तो मैं अपना केस जो है वो विड्रॉ कर सकता हूँ, लेता हूँ, तो वो लाइबिलिटी इस तरह की एक्सेप्ट अकेला नहीं कर सकता, सारी फर्म को, सारे पार्टनर्स की मर्जी से होगा। एक्विजिशन, एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कोई ये एक्वायर नहीं कर सकता। ट्रांसफर, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू फर्म, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि फर्म की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता कहीं और, यानी सेल भी नहीं कर सकता। तो ना बाय कर सकता है, ना एक्वायर कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना सेल कर सकता है। पार्टनरशिप, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो ये भी नहीं कर सकता है कि ये किसी और पार्टनर में एज ए फर्म जो है वो एंटर हो जाए। यानी ए बी सी डी ये पार्टनर थी, ए बी सी डी ये पार्टनरशिप थी, तो पता चले कि इसने एक ने बी ने ये एक्स वाई जी कंपनी जो है पार्टनरशिप जो इससे मिलके एक्स वाई जी इनसे मिलके तो खुद से ही कह दिया कि भाई आज से हम आपके पार्टनर हैं, तो ये दोनों मिल गए, ये भी नहीं कर सकता। इस काम के लिए भी, यानी मर्जिंग जिसको हम बोलते हैं, इस काम के लिए, या टेक ओवर, मर्जिंग जिसको हम कहते हैं, वो ये अकेला नहीं कर सकता है, किसी और पार्टनरशिप के साथ ये मिल नहीं सकता है जब तक सारों की मर्जी ना हो। चलें जी, तो ये जो लिस्ट है इसको आपने ज़रा क्रैम कर लेना है, तो एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहा होता है इसके ऊपर। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आई कैप नॉलेज बेस्ड बोलता है या अंग्रेज नॉलेज बेस्ड बोलते हैं। तो नॉलेज बेस्ड मीन क्रैम, उसी तरह से आपने चीज़ें लिखनी होती हैं। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।